दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची भूतिया कहानियां केवल और केवल आपके अपने चैनल घोस्ट स्टोरीज पर। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी ही हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोतीलाल है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मैं नया ही रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगा था। उस वक्त मेरी ड्यूटी रेलवे डिपार्टमेंट के डी ग्रुप में लगी थी, जिसकी वजह से मेरी ड्यूटी एक रेलवे फाटक पर लगाई गई थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरा ट्रांसफर फुलेरा हो गया था। फुलेरा राजस्थान का ही एक गाँव है। उस वक्त उस गांव के रेलवे फाटक पर हम दो लोग नौकरी किया करते थे। जब मेरी दिन की ड्यूटी होती थी तो मेरा जो दूसरा सहपाठी कर्मचारी था उसकी रात की ड्यूटी होती थी, और जब मेरी रात की ड्यूटी होती थी उस वक्त उसकी दिन की ड्यूटी होती थी। यानी कि हम दोनों अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी किया करते थे। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, और यह बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। यानी कि शायद वो 1990 का दशक रहा होगा जिस वक्त मेरे साथ वो घटना हुई थी। उस वक्त पर मैंने उसी गांव में एक किराए का कमरा ले रखा था, और उस दिन मैं शाम को अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुका था। मुझे शाम के 6 बजे तक अपने फाटक पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसीलिए मैं शाम को लगभग 5 बजे ही हमेशा अपने कमरे से निकल जाया करता था। उस वक्त रात के टाइम हमारी सिर्फ फाटक पर रहने की ही ड्यूटी नहीं होती थी, बल्कि इसके साथ ही हमें एक फाटक से लेकर दूसरे फाटक तक रात के समय 3 बार चक्कर लगाने होते थे। यानी कि जिस फाटक पर मैं ड्यूटी कर रहा था उससे अगले वाले गांव का जो फाटक था उस पर जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहा था वह तो रात के समय पटरियों से होते हुए चलकर मेरे गांव के फाटक की तरफ आता था, और मैं अपने गांव के फाटक से चलकर पटरियों से होते हुए उसके फाटक की तरफ जाता था। हमारी यह ड्यूटी इसलिए लगाई गई थी ताकि रात के समय पटरियों में कोई खराबी तो नहीं है इसकी हम जांच कर सकें, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था और सर्दियों में जो लोहे की पटरियां बनी होती हैं वो ठंड की वजह से अकड़कर कई जगहों से टूट जाती हैं, और हमारी रात के समय उसी चीज को चेक करने की ड्यूटी लगती थी। उन दिनों टॉर्च वगैरह तो होती नहीं थी, और हमें रेलवे की तरफ से एक लालटेन दी जाती थी जिसको जलाकर रात की पहली ट्रेन के गुजरने के बाद लगभग 10 बजे मुझे अपने फाटक से उस दूसरे गांव के फाटक की तरफ निकलना होता था, और रात को 1 बजे आने वाली ट्रेन से पहले एक चक्कर लगाकर मुझे वापस भी आना होता था। मेरे उस गांव से दूसरे गांव के फाटक के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की थी, और उस दूरी को रात के उस घने अंधेरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी में पटरियों को चेक करते हुए लगभग 3 घंटे में मुझे तय करना होता था, जिसमें आना और जाना दोनों चीज शामिल थी। जब उस गांव में मेरी ड्यूटी लगी थी तो शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था। मैं बड़े ही आराम से रात के समय भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचता हूं तो मेरे ड्यूटी पर पहुंचते ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है, और वह सर्दियों का मौसम था। इसीलिए मैं सोच ही रहा था कि एक तो वैसे ही सर्दियों का मौसम है और ऊपर से यह बारिश सर्दी के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। ऐसे में रात के समय पटरियों को चेक करने का काम बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है। इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजे वाली ट्रेन गुजरती है तो मैं भी अपनी लालटेन को उठाकर उस दूसरे गांव के फाटक की तरफ पटरियों से होते हुए चल पड़ता हूं। उस वक्त तक बारिश लगभग रुक ही चुकी थी। अब तो बस कुछ एक आध बूंदें गिर रही थी। अब मैं उस घने अंधेरे में अपनी लालटेन की रोशनी के सहारे उन पटरियों पर चलते हुए अपने फाटक से काफी दूर आ चुका था, और जो उन दोनों फाटकों के बीच का रास्ता था वो काफी ज्यादा सुनसान था। उसमें कई जगह पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले और कई जगहों पर बिल्कुल खुला सपाट मैदान आता था, जो रात के समय उस अंधेरे में काफी ज्यादा डरावना लगता था। लेकिन उस दिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि उस पटरियों के ट्रैक पर आने जाने का काम करते हुए मुझे काफी दिन हो चुके थे, और अब तक मेरे साथ कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मेरे मन में थोड़ा बहुत भी किसी भी चीज का भय आए। इसीलिए मैं चुपचाप उस दिन अपने मन में गाने गुनगुनाते हुए उन पटरियों पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं अपने तेज कदमों के साथ चल ही रहा था कि तभी मुझे
मेरे कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और जब मैं अपने कदमों को रोककर उस आवाज को सुनने के बाद इधर उधर नजर घुमाकर देखता हूं तो मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मैं फिर से चलने लगता हूं। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे बराबर में कोई दूसरा इंसान भी चल रहा है। लेकिन इस बार यह एहसास होने के बाद मैं रुकता नहीं हूं, बल्कि अपने तेज कदमों के साथ चलने लगता हूं। अब जब मैं चल रहा था तो मुझे मेरे लालटेन की रोशनी में उस दूसरे इंसान की परछाई दिखाई देती है। तभी चलते चलते अचानक मेरी नजर थोड़ी ऊपर की तरफ जाती है और वो वही जगह थी जहां पटरियों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे। जब मैंने मेरी नजर थोड़ी ऊपर की तरफ घुमाई तो मुझे उस मिट्टी के टीले के ऊपर कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस वक्त वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसी वजह से मुझे वहां कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं उस इंसान को आवाज लगाता हूं कि कौन है वहां, सामने आओ और जो कोई भी है इतनी रात को यहां पर क्या कर रहा है। मेरे इतना कहते ही वो जो कोई भी उस टीले के ऊपर खड़ा था वो सरपट दौड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है और मेरे पास पटरियों के बगल में आकर रुक जाता है। अब जैसे ही वह दौड़कर मेरे पास आता है तो उसे देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि यह मैंने आज क्या देख लिया। उस सर्दी के मौसम में भी मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है और अब मेरा गला बिल्कुल सूखे जा रहा था, जिसकी वजह से मैं बार बार अपना ही थूक निगल रहा था और मेरी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस इंसान को देखकर मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कोई औरत है या कोई आदमी है। उस रात के घने अंधेरे में मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हुलिया देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने अपने सर से लेकर पांव तक एक बिल्कुल सफेद तरीके का झोला सा पहन रखा था और उसके सिर पर औरतों की तरह लंबे लंबे बाल थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उस घने अंधेरे में मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था। तभी मैंने उसका चेहरा देखने के लिए अपनी लालटेन को ऊपर किया और जैसे ही उस लालटेन की रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है तो डर के मारे मेरे हाथ से वह लालटेन ही छूटकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही उसका कांच फूट जाता है और वो वहीं पर बुझ जाती है। जैसे ही लालटेन बुझती है तो वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अब मुझे अपने अगल बगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा होते ही वह मेरे सामने जो कोई भी था वह अजीब तरीके से गुर्राने लगता है और अब वह धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रहा था। तभी अचानक से मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी। अब मेरी तरफ बढ़ते हुए उसने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है और मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही थी, लेकिन आज मौका मिला है तुम्हें अपना शिकार बनाने का। और इतना कहकर वह जो कोई भी था वह मेरे ऊपर आता है और मेरा गला पकड़कर मुझे पटरियों पर गिरा देता है और मेरे सीने पर बैठ जाता है। अब उस अंधेरे में उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतना ज्यादा करीब था कि अंधेरे में भी मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा देखकर तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसका चेहरा दिखने में किसी चुड़ैल या डायन की तरह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अब मैं बार बार उसके हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने हाथों से उसके हाथों को छुआ तो उसके हाथों को छूते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी बहुत ही रूखी और सूखी चीज को छू रहा हूं। जैसे एक इंसान की त्वचा होती है वैसी उसकी त्वचा बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसको छूने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी मरी हुई और निर्जीव वस्तु को छू रहा हूं। उसके स्पर्श में बिल्कुल भी ताजगी नहीं थी और उसका चेहरा देखकर तो मुझे समझ आ ही गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मौका देखकर मेरे ऊपर हावी हो गई है। अब मुझे मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि उस घने अंधेरे में इतने सुनसान इलाके में मुझे बचाने के लिए किसी के भी आने का कोई चांस नहीं था। अब मैं पटरियों पर पड़ा पड़ा लगातार अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वह अजीब तरीके से घूरते हुए मेरे गले को बहुत जोर से दबा रही थी। अभी मैं पटरियों पर पड़ा हुआ उसके हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक साइड में मेरी नजर जाती है और पटरियों पर पड़े हुए पत्थर मुझे दिखाई देते हैं और उन पत्थरों को देखकर
मेरे दिमाग में अपने आप को बचाने का एक रास्ता नजर आता है और फिर मैंने धीरे से अपने एक हाथ से उन पटरियों पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। अब जैसे ही मैंने उसके सिर पर उस पत्थर को मारा तो मैं और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसके सिर पर इतनी जोर से पत्थर की मारने के बाद भी उसके सर से ना ही तो कोई खून निकल रहा था और ना ही उसके ऊपर इसका कोई असर हो रहा था। अब मैं बार बार एक हाथ से उसके सिर पर मार रहा था, लेकिन जितनी बार मैं उसके सिर पर पत्थर से मारता उतने ही ज्यादा विकराल रूप से वो मेरे ऊपर हावी हो रही थी। इतना कुछ करने के बाद भी उस औरत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और अब मेरी सांसें बिल्कुल उखड़ने वाली थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही देर में मेरी सांसें टूट जाएंगी और मेरी यहीं पर मौत हो जाएगी। तभी मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा तो मुझे उसके चेहरे पर उसकी नाक बहुत ही ज्यादा लंबी दिखाई देती है। वह इतनी ज्यादा लंबी थी कि उसके चेहरे के जो होंठ थे उनको भी वह छू रही थी। तभी मैंने एक कोशिश और करने की सोची और उस नुकीले पत्थर को जोर से उसके नाक के अंदर घुसा दिया और जैसे ही मैंने उस नुकीले पत्थर को उसके नाक के अंदर घुसाया तो नाक के अंदर पत्थर को घुसाते ही वह जोर से उछलकर मेरे ऊपर से हट जाती है और जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगती है। अब उसके मेरे ऊपर से उठते ही मैं फटाक से वहां से उठकर दूसरे गांव के फाटक की तरफ दौड़ लगाता हूं। अब मैं बदहवास होकर उन पटरियों पर दौड़े जा रहा था, लेकिन नॉर्मल रास्ते की तरह उतना तेज उन पटरियों पर मैं दौड़ नहीं पा रहा था। अभी मैं दौड़ ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में आवाज सुनाई देती है कि आज चाहे तू कितना ही भाग ले, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तुझे क्या लगता है कि तू यहां से भागकर अपने आप को बचा लेगा? उस आवाज को सुनने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूं। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह मैं उस दूसरे गांव के फाटक तक पहुंच जाऊं या उस दूसरे गांव के फाटक पर रहने वाला वह आदमी मुझे मिल जाए तो किसी तरह मैं अपनी जान बचा लूंगा। अभी मैं बदहवास होकर उन पटरियों पर दौड़ ही रहा था कि तभी मुझे मेरे सामने एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दूर से उन पटरियों पर चलकर मेरी तरफ कोई आ रहा है। तभी मैंने मेरे मन में अंदाजा लगाया कि शायद यह उस दूसरे फाटक पर रहने वाला आदमी है जो मेरी तरफ आ रहा है। तभी मैं अपने बचने की उम्मीद में फिर से उसकी तरफ दौड़ने लगता हूं और अब दौड़ते दौड़ते मुझे बहुत ज्यादा सांस भर चुका था। तभी मैं एक जगह जाकर रुक जाता हूं और बहुत तेज तेज हाँफने लगता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना तेज नहीं दौड़ा था। अभी मैं अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक वो रोशनी मेरे काफी करीब आ चुकी थी। इसके बाद जैसे ही मैंने अपनी नजरों को ऊपर करके देखा तो जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मेरे सामने वहीं दूसरे फाटक वाला आदमी अपने हाथ में लालटेन लिए खड़ा था, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मैं उससे कहता हूं कि अरे मनोज, कहाँ था आज तू? आज तो मेरी जान ही निकल जाती। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है और मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से भागा हूं। दरअसल जो दूसरे फाटक पर आदमी रहता था उसका नाम मनोज था। मेरे इतना कहने के बाद मनोज मुझसे एक अजीब सी आवाज में कहता है कि आज तुमने वहां से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने तुमसे कहा था ना कि तुम वहां से चाहे कितनी ही दूर भाग लो, लेकिन तुम उसके चंगुल से बच नहीं पाओगे और तुमने वहां से भागकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें वहां से नहीं भागना चाहिए था। अब उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं उसे कहने लगा कि यार मनोज, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं किसी तरह तो अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूं और तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे कह रहा है कि मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि आज मनोज की आवाज मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही थी। फिर मैंने और ज्यादा गौर से जब उसकी आवाज को सुना तो एक बार फिर से मेरे डर का स्तर बढ़ने लगा, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल उसी चुड़ैल की तरह थी जो कि अभी पीछे मेरे ऊपर हमला कर रही थी। तभी मैं उससे कहता हूं कि मनोज भाई, क्या हुआ? आज तू इस तरह इस आवाज में क्यों बोल रहा है? अभी मैंने उससे ये कहा ही था कि तभी मेरे इतना कहते ही मनोज एक अजीब सी आवाज में हंसने लगता है और धीरे धीरे हंसते हंसते उसका हुलिया बदलने लगता है और अब उसका हुलिया पूरी तरह से उस चुड़ैल की तरह ही हो गया था। उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक उस चुड़ैल की तरह ही नजर आ रहा था।
इसके बाद वो मुझसे कहता है कि कहाँ था ना तुझे कि तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। और ये सुनते ही मैं समझ जाता हूँ कि ये वही चुड़ैल है और ये मनोज का रूप लेकर मेरे सामने फिर से आ गई हैं। और इसके साथ ही मुझे यह भी समझ में आ गया था कि मैं चाहे कितना ही भाग लूं, लेकिन भागकर मैं इसके चंगुल से नहीं बच पाऊंगा और शायद आज मैं किसी भी तरह अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। अभी मैं डरते डरते ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने अपने हाथ में जो लालटेन ले रखी थी उसको इतनी जोर से मेरे चेहरे पर मारा कि मैं धड़ाम से उन पटरियों पर गिर गया। मेरे नीचे गिरते ही वह चुड़ैल उस लालटेन में जो तेल था उसको मेरे ऊपर छिड़कने लगती है। और यह देखकर तो मुझे समझ आ गया था कि आज यह मुझे जिंदा जला देगी। अब यह सब देखकर तो मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। एक तो चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर से उसका वो इतना ज्यादा डरावना चेहरा। अगर उस दिन मेरी जगह कोई और इंसान होता तो जलकर मरने से पहले वो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता। जब वह चुड़ैल मेरे ऊपर तेल छिड़क रही थी तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर जाती है और मुझे उसका वह नाक नजर आता है। जब मैं उसकी नाक की तरफ देखता हूं तो उसका नाक पूरी तरीके से खून से सना हुआ था, जिसे देखकर मुझे याद आता है कि शायद मैंने जब इसके नाक में वह पत्थर मारा था उसी की वजह से इसका नाक इस तरह से हो गया है। और मैंने अंदाजा लगाया कि जिस तरह रावण की मृत्यु उसकी नाभि में थी, शायद उसी तरह इस चुड़ैल की भी कमजोरी इसका नाक ही है। और अगर मुझे इससे पीछा छुड़ाना है तो मुझे फिर से इसके नाक पर हमला करना होगा। अब मैं उन पटरियों पर पड़ा पड़ा ये सब सोच ही रहा था, तभी फिर से मुझे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। पर मुझे इस बार यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किस चीज की रोशनी है। लेकिन उस रोशनी को देखकर उसके बारे में सोचने के बजाय मुझे जल्दी से अपने आप को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना था, इससे पहले कि वो मुझे जलाकर वहां पर मार दे। तभी मैंने फिर से किसी तरह हिम्मत करके अपने हाथ में पटरियों पर पड़ा एक पत्थर उठाया और अचानक से उछलकर उस चुड़ैल की नाक में दे मारा। जैसे ही मैंने उस पत्थर को उस चुड़ैल की नाक में मारा तो इस बार वह पिछली बार से भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाती है और जोर से अपने नाक को पकड़ लेती है। अब उसने मेरा पीछा तो छोड़ दिया था और सिर्फ अपने नाक को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मेरी नजर उस लालटेन पर जाती है जिससे वह चुड़ैल मेरे ऊपर तेल छिड़क रही थी। तभी मैंने फटाक से उस लालटेन को उठाया और उसमें जो तेल बचा हुआ था उसको उस चुड़ैल के ऊपर छिड़कने लगा। जैसे ही मैं उस तेल को चुड़ैल के ऊपर छिड़कने लगा तो मेरे तेल छिड़कते ही वह चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। और जब मैं गौर से देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि उस लालटेन में से तेल नहीं बल्कि कोई लाल लाल तरल पदार्थ निकल रहा था, जैसे कि कोई खून हो। और जब मैंने उसको अपने हाथ पर डालकर देखा तो वो सच में खून ही था। अभी वहां पर ये सब चल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज आती है कि अरे मोतीलाल, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे मेरे पीछे मनोज दिखाई देता है। तभी मनोज की भी उस चुड़ैल को देखकर हालत खराब हो जाती है और मैं उससे कहता हूं कि भाई मुझे किसी भी तरह इस चुड़ैल से बचा ले। अभी थोड़ी देर पहले तो इसने तेरा रूप लेकर मुझे एक बार के लिए तो भ्रमित कर दिया था। अभी मैं उससे ये सब कह ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में फिर से आता है कि कहीं इस बार जो यह मेरे सामने मनोज खड़ा है ये भी तो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं। तभी मैं उससे कहता हूं कि भाई तू सच में मनोज ही है ना। अभी मैं उससे ये सब पूछ ही रहा था तभी मेरे पीछे खड़ी वह चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अरे वाह, क्या बात है, आज तो एक ही जगह दो दो शिकार। अब तो तुम दोनों को मारकर मुझे मजा ही आ जाएगा। अब जैसे ही उस चुड़ैल ने यह बात कही तो मुझे इस चीज का यकीन हो गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो असली वाला मनोज ही है, कोई भूत प्रेत या छलावा नहीं है। तभी मनोज मुझसे कहता है कि भाई तू इधर आ, इस चुड़ैल को तो मैं देखता हूं। और उस मनोज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे किया और उसने अपनी कमीज की जेब से एक पोटली निकाली और उस पोटली में से अपने हाथ में कुछ लेकर उस चुड़ैल के ऊपर दे मारा। और जैसे ही उसने वह चीज उस चुड़ैल के ऊपर मारी वह चुड़ैल चिल्लाते हुए अचानक वहां से गायब हो गई। इसके बाद मनोज ने उस पोटली में जो कुछ भी था वह थोड़ा सा मेरे ललाट पर लगाया और मुझसे कहा कि अब फटाफट चल भाग यहाँ से। उसके बाद हम दोनों मनोज के गांव वाले फाटक की तरफ भागने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद हम उस फाटक पर पहुंच जाते हैं। फाटक पर पहुंचने के बाद मनोज ने मुझसे पूछा
कि आखिर आज तेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं शुरू से मनोज को सारी घटना बताता हूँ कि कैसे वह चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी। इसके बाद मनोज ने मुझे बताया कि अक्सर इन पटरियों पर कई लोग ट्रेन से कटकर आत्महत्या करते रहते हैं और उन लोगों की आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। इस औरत ने भी शायद ट्रेन से कटकर ही आत्महत्या की होगी और अब उसकी आत्मा दूसरे लोगों को परेशान करती है। मुझे पता था कि रात को मेरी ड्यूटी इन पटरियों पर आने जाने की लगेगी। इसी वजह से मैं घर से ही महाकाल का बबूत लेकर आया था, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी भूत प्रेत या फिर आत्मा अपने आसपास भी नहीं भटकती। और इसी की वजह से आज हम दोनों की जान बच गई। और उसके बाद मनोज मुझे भी हमेशा वह बबूत अपने साथ रखने के लिए कहता है। उस दिन तो मनोज की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा मनोज के दिए हुए उस बबूत को अपने साथ रखता हूँ। और अब तो मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। अब मेरे रिटायरमेंट में लगभग 5 साल का समय और बचा है। उस घटना के होने के कुछ सालों बाद तो मेरा प्रमोशन हो गया था और फिर फाटक वाली ड्यूटी से मेरा पीछा छूट गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल घोस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी हो सकता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, अगर रह सके तो। धन्यवाद।